हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में बहुत ही मन से लगे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो जो है यूपी पीसीएस से जो एग्ज़ाम होगा उससे रिलेटेड है। यूपी पीसीएस में जो हमने अभी पहला वीडियो बनाया है उसमें हमने क्या क्या कवर किया है कि यूपी पीसीएस का सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस। ओके, उसके बाद उसी वीडियो 1 में हमने प्रोसेस देख लिया और सिलेबस देख लिया। ओके, तो ये हो गया पहला वीडियो। अब हम इस वीडियो में जो कि वीडियो नंबर 2 है, इसमें देखेंगे हम कि हमें क्या पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी। ओके, व्हाट टू स्टडी सब्जेक्ट वाइज, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, फोकस एरिया रहेगा हमारा। तो अगर हमारे पास टोटल ये 60 मतलब सारे सब्जेक्ट मिला करके 60 टॉपिक ऐसे हैं जो हमें हर हाल में किसी न किसी तरह से वो कवर करने हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं करंट अफेयर से। ओके, करंट अफेयर से, क्योंकि यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है हमारे एग्जाम में। आपको ये अंदाज़ लगा लेना है कि यहाँ से मैक्सिमम 35 से 40 क्वेश्चन आ जाता है। यूपी पीसीएस में 150 क्वेश्चन में से 35 से 40 क्वेश्चन आ जाता है। कहाँ से? करंट अफेयर से। ओके, तो इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम देखते हैं कि हमें करंट अफेयर तैयार कैसे करना है और कहाँ से करना है। ये देखिए, करंट अफेयर में पढ़ना है 6 महीने का। ओके, 6 महीने का आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। बट अगर आपके पास टाइम की कमी है, आप चाह रहे हो कि मेरे से 6 महीना नहीं हो पाएगा, तो फिर आपको मिनिमम, इससे तो कम चांस ही नहीं है कि आपको 3 महीने का करंट अफेयर बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। 3 महीने कौन सा? जो आपका एग्ज़ाम का मंथ है उससे 3 महीना पीछे का, जिस मंथ में है एग्ज़ाम, आप उस मंथ को छोड़ दीजिए। ओके, वो उस मंथ में किसी भी डेट को एग्ज़ाम हो, या तो लास्ट के 25 के बाद हो, 15 में हो या फिर 10 में हो, तो उस मंथ को छोड़ ही देना है बिल्कुल। उससे पहले का जो 3 महीने का है उसको आपको बिल्कुल अच्छे से ज़बान पे सब कुछ पता होना चाहिए करंट अफेयर में। और अगर आप उससे पीछे जाओगे तो 6 महीने का तो पता होना ही चाहिए। और अगर आपके पास पर्याप्त टाइम है तो फिर 1 साल का कर लोगे तो फिर सो फार सो गुड है। ओके, तो ये हो गया कितने महीने का करना है और इसमें हमें करंट अफेयर में क्या क्या ज़्यादा फोकस करना है। ओके, एक होगा स्पोर्ट्स, कौन जीता, कहाँ पे आयोजित हुआ। ओके, तो ये हो गया स्पोर्ट्स में। उसके बाद है रैंकिंग, मतलब इंडिया की रैंकिंग किस 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 मतलब सूची में कितनी है, ये हमें ध्यान देना है करंट अफेयर में। उसके बाद अवार्ड, कौन सा अवार्ड कौन जीता, ये हमें ध्यान देना है पिछले 3 महीना या 6 महीने के में, मतलब 6 महीने में जो जो जीते हैं ये अवार्ड और रैंकिंग स्पोर्ट्स, वो हमें ध्यान देना है। ओके, उसके बाद आपको आ जाना है इम्पोर्टेंट बुक्स पे। जो जो फेमस किताबें लॉन्च हुई हैं, जो मतलब चर्चा में रही हैं, उन्हें हमें कवर करना है करंट अफेयर में। उसके बाद हाल ही में जो जो नया नया अपॉइंटमेंट हुआ है, अपॉइंटमेंट जो जो नए हुए हैं वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद कोई भी सबमिट जो हुआ है, सबमिट हाल ही में पिछले 3 महीना 6 महीना में, वो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे आयोजन हुआ है। और अगर उस सबमिट से कुछ नया आउटपुट आया है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है। अगर कुछ नया ट्रीटी साइन हुआ है, कुछ नया लक्ष्य घोषित किया गया है, तो वो हमें याद रखना है करंट अफेयर में। तो ये दोस्तों ये फेमस यहाँ पे ये एरिया है करंट अफेयर का। उसके बाद अगर जो जो करंट अफेयर में आता है वह अगर आप उसको अच्छे से जानोगे तो अच्छी बात है। बट आपको ये स्पोर्ट, रैंकिंग, अवार्ड, इंपॉर्टेंट बुक्स, अपॉइंटमेंट, सबमिट अच्छे से पता होना ही चाहिए। ये एकदम कोर एरिया है करंट अफेयर का। ओके, चलिए ये हो गया। अब हमें देखना है कि हम इसको पढ़ें कैसे। ओके दोस्तों, या तो आप करंट अफेयर के लिए डेली, कोई भी डेली करंट अफेयर का वीडियो फॉलो करिए, कोई भी। ओके, या फिर आप एक मंथली मैगजीन ले लीजिए, मंथली। उसमें आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आपके पास क्रॉनिकल है, क्रॉनिकल हमारे लिए अच्छा होता है। क्रॉनिकल मतलब ये मैं सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये भी मैं पढ़ता हूँ। ओके, अगर आप इसको पढ़ोगे तो अच्छी बात है। अदरवाइज अगर आपको जो भी अच्छा लग रहा हो, मंथली आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। और फिर लास्ट में जाकर के जब आपका एग्ज़ाम हो, उससे आप पहले 10-15 दिन पहले एक 6 मंथ का आएगा मैगजीन। ओके, वो आप कवर कर लो 6 महीने का, या तो डेली, या फिर उसके बाद ये आपका एक मंथली और ये 6 महीने का। ओके, अगर आपसे डेली ये तीनों हो पा रहा है तो अच्छी बात है। बट अगर आपसे तीनों नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको ये 6 महीने वाला तो करना ही पड़ेगा ये। ओके, बट मैं कहूँगा कि आप डेली दिन भर का टाइम निकाल करके थोड़ा सा, कितना,
ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा 45 मिनट डेली करंट अफेयर कवर करते रहोगे तो वो आपको ये रहेगा ना कि हाँ मैं अपडेट हूँ, मैं डेली अपडेट हूँ, और आप मतलब एक ऊर्जावान बने रहोगे अपनी तैयारी में पूरा। ओके, तो इसलिए डेली वाला और अच्छा होता है, अदरवाइज महीने वाला और 6 महीने वाला। तो मैं कहूँगा ये तीनों आप फॉलो करेंगे तो अच्छी बात होगी, क्योंकि देखिए डेली वाला आप कैसे पढ़ सकते हो, डेली टाइम निकाल के 45 मिनट, और महीने वाला जो है वो आप क्या क्या करो, महीने के लास्ट में जो 25 से 30 का जो ये 5 दिन होता है, आप उसमें ये एक महीने वाला मैगजीन पढ़ा करो, 25 से 30 के बीच में हर महीने के। और अगर आप ये लास्ट में देखोगे 6 महीने का जो करंट अफेयर होता है, वो आपका जो एग्ज़ाम का जो डेट है उससे आप 10 से 12 दिन पहले ये जो है 6 महीने का करंट अफेयर है वो आप कवर कर लो 10-12 दिन पहले। तो ये अगर आप ऐसे करते जाओगे तो करंट अफेयर में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप इतना करोगे तो सोचो आप इतना करने के बाद आपको एग्ज़ाम में कितने नंबर का फ़ायदा होगा। 35 से 40 क्वेश्चन करंट अफेयर में आ रहा है, तो आप इसमें कम से कम 30 क्वेश्चन सही कर जाओगे। और जब आप 30 क्वेश्चन कर लिए तो आपको कट ऑफ पाने में मतलब सोचिए आप कितना आगे निकल चुके हो आप। ओके, तो करंट अफेयर थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो इसलिए आपको इस पर मेहनत करना चाहिए। हमारे चैनल पे करंट अफेयर का डेली मैं अपलोड करता हूँ वीडियो, उसमें स्टैटिक जीके भी होता है और क्विज भी होता है। तो अगर आपको पसंद आए तो आप उसको देखिएगा और जैसा भी रिव्यू हो हमें बताइएगा। ओके, चलिए ये हो गया करंट अफेयर का। उसके बाद हम चलते हैं अपने सब्जेक्ट पे। उस पर जाने से पहले हम आपको एक तरीका बता देते हैं कि सब्जेक्ट हमें पढ़ना कैसे चाहिए। आप कभी लगते हो ज्योग्राफी उठा लेते हो, कभी आप पॉलिटी उठा लोगे, कभी आप इन्वायरमेंट उठा लोगे। ओके, और कुछ लोग कहते हैं कि जो मतलब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो आप वो पढ़ो। ओके, बट मेरा मानना ऐसा है कि आपको तैयारी पूरी करनी है। ओके, बट अगर आप तैयारी करने बैठ रहे हो तो आप कोई भी विषय उठा ले रहे हो तो ये सही तरीका नहीं है। आपको पढ़ना कैसे चाहिए, आप क्या है कि जीके का क्वेश्चन जल्दी याद नहीं कर पाते हो, क्यों? क्योंकि आप लिंक नहीं बैठाते हो। सब्जेक्ट का भी लिंकेज होता है, सब्जेक्टों का भी। वो कैसे होता है यहाँ पे मैं आपको मतलब शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए ज्योग्राफी, उसके बाद पढ़ना चाहिए हिस्ट्री, उसके बाद पढ़ना चाहिए आपको पॉलिटी, उसके बाद पढ़ना चाहिए आपको इकोनॉमी, उसके बाद इन्वायरमेंट, फिर साइंस। ये है दोस्तों सब्जेक्ट पढ़ने का सबसे बेस्ट और साइंटिफिक वो तरीका है। ऐसा क्यों है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जियोग्राफी, ओके, जब आप जीएस पढ़ने बैठो तो आप ये मत सोचो कि मुझे एग्ज़ाम निकालना है, मुझे क्रैक करना है एग्ज़ाम। ओके, आप एक ऐसे इंसान बनने की कोशिश करो कि अगर आपसे कोई पूछता है जनरल चीज़ें हिस्ट्री के, जियोग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के, इन्वायरमेंट के बारे में, तो आप आसानी से उसको बता पाओ। तो आप एक ऐसा इंसान बनना चाहो, ठीक है, एक जनरल इंसान जिसको हर विषय के बारे में कुछ ना कुछ अच्छे से नॉलेज है। ओके, तो देखिए जियोग्राफी, जियोग्राफी अगर आप पढ़ोगे सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। ओके, यहाँ पे पृथ्वी जब बना तो कितने सालों बाद बना, फिर कैसे कैसे मतलब पैंजिया जो था वो टूट के विभाजित हुआ, तो फिर पैंथालासा बीच में सागर बना, सारे महाद्वीप एक अलग अलग हो गए, फिर वहाँ से भारत आकर के यूरेशिया में लड़ा, माउंटेन बना, फिर यहाँ पे। तो जब आप ऐसे स्टार्टिंग से पढ़ोगे पृथ्वी कैसे बनी, फिर उस पर नदी पर्वत पहाड़ झरना बने, तो आपको इंटरेस्ट आएगा कि ठीक है फिर ये पर्वत यहाँ पे है, ये झरना यहाँ पे है, ये पार्क यहाँ पे है। जब आप ज्योग्राफी पूरा पढ़ लोगे तो फिर आपको इस माइंड में आ जाएगा कि ठीक है मैंने सब पढ़ लिया कि दुनिया कैसे बनी और क्या चीज़ कहाँ पे है। ओके, ये आपके माइंड में आ चुका है। उसके बाद आप पढ़ो क्या, हिस्ट्री। ओके, दुनिया बन के तैयार हो गई है, अब उस पर मानव आ रहे हैं। ओके, प्राचीन मानव, फिर मध्यकालीन, उसके बाद आधुनिक। ओके, तो फिर आप इंटरेस्ट लेकर के पढ़ोगे कि देखा जाए प्राचीन में जब मानव आए तो वो कैसे थे। फिर उसके बाद पढ़ते पढ़ते आप आओगे मध्यकालीन भारत में कि उसमें क्या क्या हुआ। फिर आओगे आप कहाँ पे, आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत आके समाप्त होता है कहाँ पे, जब हमारा देश आज़ाद होता है। जब हमारा देश आज़ाद होता है तो हमारे देश में क्या बनता है, संविधान बनता है, ये आपको पता होगा। देश की आज़ादी होती है, उसके बाद हमारे देश में संविधान बनता है। तो फिर वहाँ से संविधान जैसे ही तैयार हुआ वहाँ से शुरू हो जाती है क्या, पॉलिटी। ओके, आपने ज्योग्राफी पढ़ लिया, देख लिया दुनिया कैसे बनी, उस पर मानव आए, मानव ने उस पर कैसे रहा, कैसे उसका इतिहास रहा है, मतलब एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। उसके बाद जब ये इतिहास सब बन गया, उसके बाद जब संविधान आया तो संविधान से शुरू होता है पॉलिटी। फिर पॉलिटी में देखेंगे कि अभी तक जो इंसान थे यहाँ पे वो किसी भी नियम कानून से हमारे देश में नहीं चल रहे थे। पॉलिटी आने के बाद देखिए क्या क्या बदलाव आया समाज में। ओके, किस किस को मतलब किस रूल के अंदर रखा गया, किस पे क्या अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ो किस किस पे, पॉलिटी में। देखिए पृथ्वी बन गई, इतिहास हो गया, पॉलिटी बन गई। ओके, ये सब होते होते आप पहुंच गए ऐसे समय में जब आपका पैसा ही ख़त्म हो गया। भारत में आपको पता होगा 1991 में हमने एलपीजी अपनाया था।
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। मतलब कि चीज़ों को हमें लिबरल करना है कि हमारे देश में कोई भी आ सकता है। प्राइवेट मतलब कि सरकारी संस्था के साथ साथ हमने प्राइवेट संस्था को भी तवज्जो देना स्टार्ट किया। और ग्लोबलाइजेशन, हम मतलब अपने भारत को बंद नहीं रखे, खोल दिए, मतलब ग्लोबल से हम जुड़ना स्टार्ट हुए। कब से? 1991 से। तो यहाँ से शुरू होता है क्या, हमारे देश में मतलब इकोनॉमिक ग्रो होती है फिर यहाँ पे। तो देखिए पॉलिटी जब बन जाती है, आपके पृथ्वी बन गया, इतिहास हो गया, पॉलिटी हो गई जब, बट आपके पास पैसा रहेगा तभी तो कुछ काम चलेगा। तो फिर आप बात करोगे किसका? इकोनॉमी का। फिर आप इकोनॉमी पढ़ो। ओके, और जब आपने इकोनॉमी पढ़ लिया, सब कुछ इकोनॉमी के बारे में जानने लगे कि क्या इकोनॉमी होता है, कैसे बनता है, क्या जीडीपी होता है, जीएनपी क्या होता है, तो फिर जब ये सब चीज़ आप जानने लगोगे और किसको मतलब कौन थ्योरी कौन दिया था, गरीबी के बारे में पढ़ोगे, एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ोगे, तो जब ये सब चीज़ पढ़ने के बाद फाइनली आप कहाँ पहुँच जाओगे? इन्वायरमेंट पे। क्योंकि आप इस पैसे के चक्कर में इतना पैसा पैसा हाई पैसा करते करते आप जंगलों को पेड़ मतलब जंगलों को सब काटते हुए आप वहाँ पे मतलब लाभ के लिए, सिर्फ और सिर्फ लाभ के लिए, पैसा कमाने के लिए आप जंगलों को काट दोगे, तो उससे क्या होगा? हमारा इन्वायरमेंट नुकसान हो जाएगा। तब वहाँ पे इंसान सतर्क होगा कि हमने हिस्ट्री में हिस्ट्री हुआ, फिर पॉलिटी हुआ, इकोनॉमी हुआ, इन सब के चक्कर में हम जहाँ रहते हैं उसे ही हम बर्बाद कर रहे हैं। तो फिर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे? इन्वायरमेंट का पढ़ोगे। तो इन्वायरमेंट में आप देखोगे कि ट्रीटी होती है, पृथ्वी सम्मेलन होता है, कहाँ पे? ब्राज़ील में 1992 में। तो फिर वहाँ पे ये होता है कि भाई हम लोग इतना ग्रो कर रहे हैं, इतना हम लोग विकास कर रहे हैं, हमें पृथ्वी के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो 1992 में जो होता है पृथ्वी सम्मेलन, कहाँ पे? वहाँ पे अफ्रीका में। तो वहाँ से शुरू होता है हमारा क्या? इन्वायरमेंट। फिर आप इन्वायरमेंट पढ़ोगे, उसके बाद फाइनली लास्ट में जाकर के आप क्या पढ़ लोगे? साइंस। ओके, साइंस में क्या? फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, और उसमें भी सबसे ज़्यादा क्या है? बायोलॉजी। उसके बाद क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? बायोलॉजी। ये सब होने के बाद, ये सब कुछ विषय पढ़ने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान देना है कि यार इतिहास हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें तब काम आएगी जब हमारा शरीर रहेगा। और शरीर तब रहेगा जब आप बायोलॉजी पढ़ोगे, अच्छे से अपने शरीर के बारे में जानोगे। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आप मतलब हल्के से पढ़ सकते हो क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बायोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो फिर आप उठाओगे लास्ट में बायोलॉजी कि हमने सब कुछ देख लिया, अब हमें अपने शरीर के बारे में सोचना है, क्योंकि अगर हम हैं तो ये दुनिया है, हम ही नहीं रहेंगे तो दुनिया रह करके, दुनिया में हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी, ज्योग्राफी सब हो करके क्या फ़ायदा जब हमारा शरीर नहीं रहेगा। तब लास्ट में पढ़ो आप क्या? बायोलॉजी, और अपने शरीर के बारे में अच्छे से जानो क्या है, कैसे है, कुछ का, और मतलब हर एक चीज़ डिटेल में। ओके, तो ये है सब्जेक्ट पढ़ने का एक क्रम। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए जो जीएस बोरिंग फील होता है वो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ओके, और क्या करो, जब ये पढ़ते रहो, जब एक विषय समाप्त हो, दूसरा विषय चल रहा हो, तो 10 दिन पे, 15 दिन पे एक बार पिछला विषय जो है आपका वो एक बार, एक दिन में आधा दिन टाइम लगा कर बस आप एक बार देख लो बस कि क्या हमने हिस्ट्री में पढ़ा था। जब पॉलिटी पढ़ रहे हो तब, वैसे ही जब इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो 10 या 15 दिन बाद आप एक बार पॉलिटी उठाओ और देख लो एक बार कि हमने क्या क्या पढ़ा है पिछले बार में। ओके, तो ये एक तरीका है अच्छे से सब्जेक्ट को कनेक्ट करने का, और 15-15 दिन पे पीछे के विषय को देख लेने से आप रिकॉल कर पाओगे अच्छे से। ओके, चलिए, ये तो हो गया पढ़ने का तरीका। अब हम चलते हैं, अब आपको हम बताते हैं कि हिस्ट्री में और मतलब सारे सब्जेक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री में दोस्तों सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि तीन हिस्ट्री के पार्ट हैं, एंशिएंट है, मिडाइवल है, मॉडर्न है। यानी कि एंशिएंट प्राचीन, प्राचीन में क्या पढ़ना है आपको? यहाँ पे देखिए, प्राचीन में आपको बस ध्यान देना है सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता में आपको देखना है कि कौन सा लोकेशन के मतलब कौन सा सिटी, हड़प्पा में आपने देखा होगा कई सिटी हैं, उसमें से कौन सा सिटी कहाँ पे है। ओके, कौन सा एकदम पूरब में है, कौन सा एकदम पश्चिम में है, कौन सा एकदम उत्तर में था और कौन सा एकदम दक्षिण में था, आपको ये लोकेशन पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस समय जो जो सिटी थे वो किस नदी के किनारे बसे हुए थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि हर एक जो जगह है वो एक नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये आपका हड़प्पा सभ्यता से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी नदी के किनारे बसा है। उसके बाद वो जगह जो है मतलब जितने भी साइट है वो क्यों फेमस है, हर साइट जो है किसी न किसी वजह से फेमस है, वो आपको पता होना चाहिए। और प्रेजेंट टाइम में अगर उसके खोजकर्ता अगर उसको किसी ने खोजा है तो किसने उसको खोजा है, ये आपको पता होना चाहिए। किसके? हड़प्पा सभ्यता के बारे में ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अब अगला क्या है? अगला है वैदिक सभ्यता। ओके, वैदिक सभ्यता कब शुरू होती है? जब 1500 ईसा पूर्व में हमारे देश में मध्य एशिया से आर्य आते हैं। तो फिर आपको ध्यान देना है कि जब आर्य आए और यहाँ पे वैदिक सभ्यता का विकास किए तो सोसाइटी कैसी थी, और उसमें सोसाइटी में जो जो पद पे थे उस पद का क्या क्या नाम था, ये आपको पता होना चाहिए। और उस समय कौन कौन सा मतलब अगर कोई वेद लिखा गया तो उसमें क्या क्या था,
जैसे वेद आपने पढ़ा होगा ना कि 4 वेद होता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इन वेदों में क्या क्या उल्लेख किया है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, आगे देखिए। उसके बाद ये हो गया, अभी हमने इसको मैंने मिटा दिया क्या, एक रुकिए फिर से लिख दे रहा हूँ, हड़प्पा, उसके बाद वैदिक, उसके बाद चलिए मौर्य। देखिए मौर्य काल में आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें कितने कितने मौर्य वंश में कौन कौन से राजा थे, एक के बाद कौन आया, फिर मतलब सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, सीक्वेंस। ओके, उसके बाद आपको पता होना चाहिए इसके फाउंडर कौन है मौर्य वंश के। और मौर्य वंश में हर राजा एक एक टाइटल रखता था, वो टाइटल कौन कौन सा है। उसके बाद आपको देखना है कि उस समय अगर कोई इंक्रिप्शन मिल रहा है, यानी कि कोई अभिलेख मिल रहा है, तो वो अभिलेख किस राजा से संबंधित है। जैसे आप पढ़े होंगे इलाहाबाद का और मेहरौली का, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा अभिलेख किस राजा से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या पोस्ट रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या पोस्ट रहा है, ये आपको नाम पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको उस समय कौन कौन से टैक्स होते थे, टैक्स उसका नाम क्या है, किस पे लगता था, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये मौर्य वंश के बारे में। उसके बाद ऐसे ही है गुप्त वंश। गुप्त वंश के बारे में भी आपको ये सब चीज़ पता होना चाहिए कि कौन उनके फाउंडर है, कौन राजा कौन टाइटल लगता था। जैसे आप गुप्त वंश में जाओगे तो समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था, नेपोलियन कहा जाता था। ओके, क्या, भारत का नेपोलियन, इसको समुद्रगुप्त। तो ऐसे ऐसे जो टाइटल है, ओके, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से राजा को क्या है, उस समय के भी कौन कौन से अभिलेख है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अभी मैंने जो बोला ना कि ये इलाहाबाद का, मेहरौली का, तो ये सब संबंध जो है ये गुप्त काल के राजाओं से है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस राजा से है। ओके, आगे देखिए, ये हो गया, इधर आइए। अब जो हमारे देश में यवन शासक आए थे, ओके, यवन शासक जैसे कि हिंदू यूनानी आए थे, फिर शक आए, फिर उसके बाद फिर पल्लव आए, फिर उसके बाद कुषाण आए। तो आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि किसके बाद कौन आया, किसके बाद कौन आया। और अगर हिंदू यूनानी आए तो उसमें कौन कौन राजा थे आपको पता होना चाहिए लाइन से। जब शक आए यहाँ पे तो उनमें कौन कौन राजा थे, और पल्लव आए तो उनमें कौन कौन राजा थे, ऐसे आपको सब पता होना चाहिए। कौन कौन आए ये लाइन से पता होना चाहिए, और उनमें कौन कौन राजा थे ये आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद आइए आप यहाँ पे इधर देखते हैं, इन इसी पीरियड में कौन कौन जो है विदेशी ट्रेवलर आए थे, ये आपको पता होना चाहिए। विदेशी ट्रेवलर जो आए थे आपको पता होना चाहिए कि किसके टाइम में आए थे। ओके, किसके टाइम में आए थे और वो टाइमलाइन क्या था। आपको कभी कभी ये प्रॉपर वो डेट पूछ देता है कि 200 ईस्वी में, 150 ईस्वी में, 80 ईस्वी में, ऐसे प्रॉपर डेट पूछ देता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और उन्होंने यहाँ पे आकर के कौन सी किताबें लिखी हैं, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में दे देगा कि ये किताब किस वंश से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान देना है कि उन्होंने कोई आकर के किताब लिखा है तो वो किताब आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिका पुस्तक लिखी गई थी कब की, मौर्य वंश के समय की। ओके, तो ये ऐसे ऐसे और भी हैं, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आप हिस्ट्री में ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म, उसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल तरीके से आपको पढ़ना है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म क्या है। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। उसमें संगीतियाँ आती हैं कि प्रथम संगीति कब हुई थी, किसके उस समय अध्यक्ष कौन था, राजा कौन था। ओके, जैन धर्म का भी और बौद्ध धर्म का भी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया एंशिएंट हिस्ट्री का। अब हम चलते हैं मिडाइवल हिस्ट्री पे। ओके, यानी कि मध्यकालीन भारत पे। इसमें देखिए दोस्तों क्या क्या है, आपको इसमें बस ध्यान देना है मैक्सिमम दिल्ली सल्तनत पे कि उसका क्रोनोलॉजी कौन कौन है, गुलाम वंश है, फिर खिलजी वंश है, कि तुगलक वंश है, कि लोधी वंश है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इस वंश के बाद ही ये वाला वंश आया है। ओके, उसके बाद उस वंश में भी कौन कौन फाउंडर रहे हैं, उसके कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। ओके, और लड़ाइयाँ के साथ साथ जो भी उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन थे उसमें क्या क्या तरीका था, अपनाया जाता था। जैसे कि आप देखोगे कि उस समय था दीवान अर्ज था, दीवान रिसायत था, और उस समय के जो मनी होते थे ऐसे के जो जो उसका बुलाया जाता था जीतल और टंका बुलाया जाता था। एग्जाम में पूछ सकता है कि जीतल और टंका का वैल्यू क्या होता था, तो ये आपको पता होना चाहिए। और उस समय का क्या क्या कंस्ट्रक्शन था, दिल्ली सल्तनत में क्या क्या बना था। जैसे कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, कुतुब मीनार किसने बनवाया, अलाई दरवाज़ा किसने बनाया, ये सब आपको पता होना चाहिए। और उस समय की एडमिनिस्ट्रेशन में एक क्वेश्चन आता है कि रक्त और लॉ की नीति किसने अपनाई थी। तो इस तरह की कोई नीतियाँ हो तो वो कौन सा राजा अपनाया था दिल्ली सल्तनत में, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दिल्ली सल्तनत हो गया, दिल्ली सल्तनत। उसके बाद आपको पढ़ना है अच्छे से मुग़ल के बारे में। मुग़ल जो शासक थे उनका आपको टाइमलाइन पता होना चाहिए, किसके बाद कौन आए थे वो पता होना चाहिए, उन्होंने कौन कौन सा युद्ध लड़ा,
और उस युद्ध में किसके साइड से कौन था, उसके अपोजिट साइड से कौन था, ये आपको पता होना चाहिए। युद्ध का जो युद्ध हुआ, जितने भी लड़े गए थे, उसका क्रोनोलॉजी, इसके बाद ये है, इसके बाद ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन उनका क्या था, जैसे कि जजिया कर किसने लगाया था, जजिया कर किसने समाप्त किया था, तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। और किसके टाइम में जो है चित्र के कारखाने बनाए गए थे, उसके बाद मुग़ल काल में ही बहुत सी किताबों का अनुवाद हुआ था फारसी में, संस्कृत वाली बुकों को फारसी में, और मतलब अलग अलग भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस किताब का अनुवाद होकर के क्या नाम बना है, और उस किताब को अनुवाद किसने किया है ये भी आपको पता होना चाहिए, किसमें, मुग़ल पीरियड के बारे में। उसके बाद इसी टाइम में, ओके, यहाँ पे हो गया वार, हो गया बुक, हो गया, और यहाँ पे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है कि किसने क्या मतलब लागू किया, किसने क्या समाप्त किया। उसके बाद इस समय भी, मुग़ल काल में भी आए थे विदेशी यात्री। तो ध्यान देना है कि विदेशी यात्री किस मुग़ल काल के राजा के समय में आए थे, और यहाँ पे वो क्या क्या किए थे, ये आपको पता होना चाहिए। और मुग़ल काल में भी आपको ये ध्यान देना है कि कौन कौन सा कंस्ट्रक्शन हुआ है। ओके, बहुत फेमस फेमस है, जैसे कि अभी इबादत खाना है, दीवाने आम है, दीवाने खास है, और ये किसके लिए होता था, ये भी आपको अच्छे से सब पता होना चाहिए। मुग़ल के बारे में और दिल्ली सल्तनत के बारे में ये इंपॉर्टेंट है आपको, मध्यकालीन भारत का। ओके, आगे चलिए। अब हम चलते हैं अपने सबसे फेमस, जिसको सब लोग पढ़ते हैं बहुत मन से, आधुनिक भारत। ओके, आधुनिक भारत, इसमें हमें ज़्यादा मेन फोकस क्या रखना है। सबसे पहले हमें ध्यान देना है 1857 की क्रांति के बारे में, सॉरी, कौन से लीडर थे और किस एरिया से वो फाइट कर रहे थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है 1857 की क्रांति के बारे में। ओके, उसके बाद आपको ध्यान देना है यहाँ पे INA। ओके, INA जो था, इसका इम्पोर्टेंट लीडर कौन था, इन्होंने वर्क क्या किया, इन्होंने इससे रिलेटेड अगर कोई मतलब थे पर्सनालिटी, तो उन्होंने कौन सा न्यूज़पेपर मतलब निकाला था, ये आपको पता होना चाहिए INA के बारे में। उसके बाद आपको ध्यान देना है गवर्नर जनरल के बारे में, और इसमें भी खासकर आपको ध्यान देना है कि ये 1857 की क्रांति हुई थी, इससे पहले के ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद के भी जो मतलब थे वायसराय, वो भी इम्पोर्टेंट है, बट गवर्नर जनरल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 1857 के पहले। ओके, 1857 से पहले उनको बोलते थे हम लोग गवर्नर जनरल, और इसी युद्ध के बाद से हम उनको बोलने लगे क्या, वायसराय। ये हम डिटेल से पढ़ाए हुए हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा गवर्नर जनरल किस टाइमलाइन का है। ओके, और किस गवर्नर जनरल के द्वारा कौन सा नीति अपनाया गया था, ये भी आपको अच्छे से देख लेना है। ये हो गया, आगे चलिए। उसके बाद आपको देखना है कि जो कांग्रेस का गठन हुआ था, वो कब हुआ था, 1885 में हुआ था, कब हुआ था, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, उसके बाद INA के जितने सेशन हुए वो कहाँ पे हुए, और हर सेशन के कौन कौन से प्रेसिडेंट होते थे, उसके बाद वो किस ईयर में होते थे, और किस किस मतलब उस सेशन के क्या क्या मतलब फेमस परिणाम निकले, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, यानी कि कांग्रेस के बारे में पूरा अच्छे से आपको पता होना चाहिए, कितने सेशन हुए हैं, कहाँ कहाँ हुए हैं, प्रेसिडेंट कौन रहा है, किस ईयर में हुए हैं, और क्या क्या उसका मेन काम रहा है। ओके, उसके बाद इसके बाद आप देख लीजिएगा सोशियो कल्चरल, CULTURA कल्चरल रिफॉर्म। ओके, सामाजिक सांस्कृतिक जो भी मतलब जो बदलाव आए हैं, तो इसमें आपको ध्यान देना है किसको किसको, राजा राम मोहन राय जी के बारे में, दयानंद सरस्वती जी के बारे में, ज्योतिबा फुले जी के बारे में। तो ऐसे ऐसे जो रिफॉर्मर थे हमारे सोसाइटी के, इनका मतलब फेमस काम क्या क्या था, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, ओके, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो ये सब चीज़ें आपको मतलब फेमस चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि किस सन में हुआ था, कि उसमें उसका उद्देश्य क्या था, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और उनके फाउंडर कौन थे ये पता होना चाहिए। आगे देखिए, इसके बाद इधर हमारे देश में दोस्तों रिवॉल्यूशन बहुत हुआ है। ओके, या जैसे कि लाहौर षड्यंत्र हुआ है, काकोरी षड्यंत्र हुआ है, अलीपुर षड्यंत्र हुआ है। तो इसमें जो जो मतलब शामिल थे, जैसे कि वो बिस्मिल जी थे, भगत सिंह जी थे, आज़ाद सिंह थे, तो इनको कब मतलब ये किस किस केस में कौन शामिल था, किस समय में इनको मतलब सज़ा दी गई थी, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जो भी हमारे ये क्रांतिकारी रहे हैं हमारे आधुनिक भारत के। ओके, तो ये था आधुनिक भारत का फेमस फेमस टॉपिक। बाकी आप सारा पढ़ते जाओ तो कोई बात नहीं है, बट मैं जितना बता रहा हूँ ना वो आपको कवर करना ही करना है, आधुनिक भारत। अब हम चलते हैं अपना दूसरे पे, जो कि हमारा सब्जेक्ट पॉलिटी। ओके, पॉलिटी, पॉलिटी में हमें क्या क्या पढ़ना है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। पॉलिटी में सबसे पहले आपको सारा आर्टिकल पता होना चाहिए कि किस आर्टिकल में क्या है। इसका याद करने का तरीका क्या है कि आप पहले याद करिए कि कितने भाग हैं। ओके, किस भाग में क्या दिया हुआ है, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं।
उसके बाद आपको ध्यान देना है कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो है संशोधन हुआ है हमारे संविधान में। ओके, मतलब जितना भी संशोधन हुआ है हमारे संविधान में, क्या क्या संशोधन हुआ है, किस ईयर में हुआ है। ओके, जैसे आप देखोगे 72वां संशोधन जो हुआ है, 73वां हुआ है, और इसके द्वारा क्या आया है, पंचायत आया है, इसके द्वारा नगर पालिका के बारे में है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा संशोधन हुआ है, उसमें क्या प्रावधान है, कौन सा संशोधन है, कौन सा प्रावधान है, ये आपको पता होना चाहिए मोटी मोटा। उसके बाद फेमस फंडामेंटल राइट के बारे में पता होना चाहिए कि किस आर्टिकल में कौन सा फंडामेंटल राइट है पूरा। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी, ड्यूटी के बारे में, जो हमारा ड्यूटी है जो वो क्या क्या है, पहला पे क्या है, दूसरा पे क्या है, लेकर के पूरा 10 तक क्या क्या ड्यूटी है भारत की नागरिक का, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या है, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें आर्टिकल में क्या क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अभी बहुत ही फेमस अभी चल रहा है आर्टिकल 44 जो है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि है हमारे आर्टिकल नंबर 44 में। ओके, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, जैसे पूछ सकता है कि ये यूसीसी किस अनुच्छेद में है, तो वह अनुच्छेद 44 में है, तो ऐसे याद करना है। फिर आगे अब चलिए, पंचायती राज, अभी जो मैं बताया हूँ, पंचायती राज के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। पंचायती राज का गठन कब हुआ था, क्या क्या उसके प्रावधान है, उसमें कितने विषय हैं, ये आपको भी अच्छे से पता होना चाहिए कि कितने विषय हैं, 25 विषय है कि 28 विषय है कि 29 विषय है। ओके, उसमें विषय दिया गया है पंचायत के बारे में और नगर पालिका के बारे में। ओके, आगे देखिए, उसके बाद आइए पार्लियामेंट पे आइए। तब पार्लियामेंट में देखिए कि पार्लियामेंट का भी और स्टेट का, मतलब जो लेजिस्लेचर है स्टेट का, ये देखिए, उसमें देखिए कि आप इसका फंक्शन कैसे होता है, मनी बिल कैसे पास होता है, मनी बिल क्या होता है, फिर फाइनेंस बिल क्या होता है, और मतलब इसमें लोकसभा का जो मिनिमम जो एज है मतलब उसका सदस्य बनने का वो कितना है, राज्यसभा का कितना है एज का लिमिट है। उसके बाद स्पीकर जैसे क्या है, कौन है, उनका काम क्या है, डिप्टी स्पीकर कौन है, उनका काम क्या है। तो पार्लियामेंट के बारे में और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में आप ये सब चीज़ जानिए उसके। ओके, उसके बाद आप चलिए सीधे कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि संवैधानिक और मतलब असंवैधानिक, ये जो जितने भी संस्था है ये आप जानिए, उसके बारे में क्या क्या फंक्शन है वो जानिए। जैसे कि चुनाव आयोग, ओके, चुनाव आयोग, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है, कितने साल तक के लिए होती है। ओके, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चुनाव आयोग हुआ, वित्त आयोग हुआ, मानवाधिकार आयोग हुआ, ये जितने भी आयोग हैं, ओके, जो है संवैधानिक और असंवैधानिक, इन दोनों को आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या क्या इसमें आयोग है। ओके, उसके काम क्या है, टेन्योर क्या क्या है, उसके अध्यक्ष कौन है। आगे चलिए, ये हो गया। और फिर आपको एक और चीज़ देख लेना है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन दोनों का फंक्शन देख लेना है, कैसे इलेक्ट होते हैं, इस पे जो मतलब जो इसमें जो चयनित होते हैं उनका जो है एज लिमिट क्या है, उनका जो कार्यकाल का जो समय है वो टेन्योर कितना है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में आपको ये देख लेना है। ओके, इसके द्वारा कौन कौन सा निर्णय कब कब दिया गया है ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन कौन सा फेमस निर्णय किस सन में दिया गया है और वो निर्णय किस चीज़ से संबंधित है। ओके, तो ये हो गया हमारे पॉलिटी का। इसमें आप एक भी चीज़ देख सकते हो, आप लुसेंट में जाओगे तो लुसेंट में दिया हुआ है कि सबसे पहले कौन से मतलब राष्ट्रपति बने थे, कौन प्रधानमंत्री बने थे, कौन सबसे कम युवा मतलब कौन सबसे कम एज में बन गए थे, कौन सबसे ज़्यादा एज में बने थे प्रधानमंत्री चाहे राष्ट्रपति, ये सब चीज़ें फैक्चुअल दी हुई है लुसेंट में, वो आप जाकर के वहाँ से भी देख सकते हो। ओके, अब चलते हैं ज्योग्राफी पे। हिस्ट्री देख लिए, पॉलिटी देख लिए, चलते हैं ज्योग्राफी पे। इसमें दोस्तों आपको इंडिया और वर्ल्ड दोनों के बारे में पढ़ना है। तो इंडिया के बारे में आपको दोस्तों याद रखना है कि रिवर के बारे में, कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, और कहाँ जा रही है वो। ओके, कहाँ पे वो ड्रेन हो रही है ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से उसकी सहायक नदियाँ हैं। ओके, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये ईस्ट बहती है कि वेस्ट बहती है, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदी ईस्ट बह रही है, कौन सी वेस्ट बह रही है, और उसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। नदी के बारे में ये इतना हो गया। उसके बाद अब आपको देखना है ट्राइब के बारे में, कि भारत में किस राज्य में कौन सी ट्राइब रहती है। ओके, ट्राइब। उसके बाद अगला देखना है आपको लेक, मतलब कौन सा झील कहाँ पे है, कौन सा पर्वत कहाँ पे है, और किस पर्वत पे कौन सा सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको पता होना चाहिए। जलप्रपात कौन सा कहाँ पे है, किस नदी पे कौन सा डैम बना हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद मतलब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ
कि लेक के बारे में पता हो, माउंटेन के बारे में पता हो, उसके बाद वाटरफॉल के बारे में पता हो और डैम के बारे में पता हो। ओके, उसके बाद आपको देखना है कि कौन कौन सा जियोग्राफी से रिलेटेड कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सबसे फेमस है मिनरल्स। मिनरल्स जो है वो मतलब भारत के किस राज्य में कौन सा मिनरल्स मिलता है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कॉपर माइंस के लिए फेमस कौन सा है, राजस्थान है। सोने की खान कहाँ पे है, वो है कर्नाटक में। तो ऐसे ऐसे जितने भी मिनरल्स हैं उसके फेमस लोकेशन कहाँ पे है, किस राज्य में है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद इन सब के बाद आपको एक मैप लेना है, सादा मैप। और मैप में आपको मतलब पूरे अच्छे से ड्रा करना है। मतलब अगर आप मैप ले लोगे तो इंडिया का भी ले लो और वर्ल्ड का भी ले लो, उसमें आप मैपिंग कर लोगे किसी भी मतलब अगर आप लेक का, माउंटेन का, वाटरफॉल का, डैम का और ट्राइब का, इवन रिवर के ट्रिब्यूटरी का भी अगर आप सादे मैप पे आप अपने हाथ से बना कर कैसे ऐसे दर्शा लोगे तो फिर आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। वो आप कम टाइम में उसको बस एक बार देखोगे आपको सब याद हो जाएगा। तो मैपिंग ज़रूर करो, मैं तो कहूँगा जियोग्राफी के लिए। उसके बाद आप आओगे वर्ल्ड जियोग्राफी पे, तो इसमें भी आपको बस वही चीज़ ध्यान देना है। इसमें भी आपको मैपिंग ये करना है कि ये जो हमारा विषुवत रेखा है वो किस किस देश से होकर के गुजर रही है, कर्क रेखा किस किस देश से होकर गुजर रही है, मकर रेखा किस देश से होकर गुजर रही है, कर्क रेखा हमारे भारत में कितने राज्यों से होकर गुजर रही है, ये आपको मैपिंग कर लेना है अच्छे से। ओके, कर्क रेखा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये भारत से गुजरती है, तो कौन कौन से राज्यों से होकर जाती है, कितने राज्यों से, नंबर भी आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से होता है ये भी पता होना चाहिए। ओके, फिर हमारे भारत में एक वो है मानक रेखा है, वो कौन कौन से राज्यों से होकर जा रही है, 82.5 डिग्री जिसको बोलते हैं हम लोग। तो याद रखिएगा ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए मैपिंग के द्वारा। उसके बाद आपको वर्ल्ड जियोग्राफी में ध्यान देना है कि विंड लोकल विंड जो होते हैं उनका क्या क्या नाम है, किस जगह पे किस देश में कौन से लोकल विंड को क्या नाम दिया गया है। उसके बाद कौन से मतलब देश के किनारे कौन सा ओशियन करंट, ओके, जलधारा, वो कौन सा कहाँ पे बहता है ये आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद आपको ध्यान ध्यान देना है कि ग्रास लैंड जो होता है, क्या, ग्रास लैंड, किस देश में कौन सा ग्रास लैंड पाया जाता है, किस देश में कौन सा डिजर्ट पाया जाता है। ओके, लोकल विंड, ओशियन करंट, ग्रास लैंड, डिजर्ट और रिवर, कौन से देश में कौन सा रिवर है। ओके, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में। अब आगे चलिए, ये हो गया हमारा जियोग्राफी का। अब हम चलते हैं अपने अगले विषय पे, वो है हमारा इकोनॉमी। इकोनॉमी, इसके बारे में दोस्तों हमें सबसे पहले कवर करना है क्या, जिस साल आपका एग्ज़ाम हो उस साल के जो बजट है और प्लस इकोनॉमी सर्वे, ये हर साल आता है दोस्तों फरवरी में, ये आपको ध्यान देना है। और इसमें भी आपको ध्यान देना है कैसे, इंडिया का अलग से और यूपी का अलग से। ओके, इंडिया का अलग से बजट और यूपी का अलग से बजट, इंडिया का अलग से इकोनॉमी सर्वे और यूपी का अलग से इकोनॉमी सर्वे, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और इसको आपको पूरा डिटेल नहीं पढ़ना है कि पूरा बजट उठा लिए पढ़ने। आप यूट्यूब पे जाएंगे तो कोई ना कोई चैनल ऐसा होगा जो उसका संक्षिप्त रूप में सार में बताया होगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद इकोनॉमी में सबसे फेमस आपका क्या है, 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना को कौन सा मॉडल कहा जाता था, किस पंचवर्षीय योजना का टाइमलाइन कितने से कितने साल तक का वो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। और कौन सी पंचवर्षीय योजना में कौन सा फेमस नारा, कौन सा फेमस योजना लागू किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए पंचवर्षीय योजना के बारे में। ये कब समाप्त हुआ था ये भी पता होना चाहिए। इसके बाद जो बना था नीति आयोग, वो कब गठित हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। और उसके अध्यक्ष कौन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा 5 ईयर प्लान के बारे में। उसके बाद आगे क्या है, इकोनॉमी में सबसे फेमस टॉपिक होता है दोस्तों क्या, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी का ही पार्ट है। इसमें आपको ध्यान देना है कि पॉवर्टी के बारे में इकोनॉमी में क्या क्या कहा जा रहा है कि कितना किसके पास क्या होगा तो उसको पुअर कैटेगरी में रखा जाएगा, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें आप पढ़ के देख लीजिएगा। और पॉवर्टी से रिलेटेड कौन कौन सी समितियां बनाई गई हैं, वही अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कौन कौन सी समितियां बनाई गई हैं, कौन कौन सा योजना लागू किया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट में ये आपको मतलब आता है मनरेगा, जो कि इकोनॉमी का ही पार्ट है। मनरेगा कब लॉन्च किया गया था, उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, ये हो गया। इसके बाद है बजट हो गया, 5 ईयर प्लान हो गया, पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। अब इसके बाद इसमें बचा है दोस्तों इंडिया का और विदेशों से भी रिलेटेड जो भी इकोनॉमी का वो रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इंडिया में अगर कोई रिपोर्ट पब्लिश हो रहा है,
फॉरेन से कोई रिपोर्ट पब्लिश हो रहा है इकोनॉमी से रिलेटेड, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उसमें रैंकिंग क्या है भारत की आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद हमारा ध्यान देना है क्या, गवर्नमेंट का स्कीम, गवर्नमेंट कौन कौन सा स्कीम निकाली है, ये हमारी इकोनॉमी का पार्ट है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्कीम किस सन मतलब किस सन में लागू हुआ है, किस राज्य से उसको लागू किया गया है, और मतलब कौन लागू किया है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, ये आपको पता होना चाहिए। ओके। उसके बाद उसमें स्कीम में क्या क्या प्रावधान है, 6,000 रुपया महीना दिया जाएगा कि 5,000 दिया जाएगा, या फिर इतने इतने तक का वो इंसान लोन ले सकता है, कितना तक का लोन बढ़ा दिया गया, ये सब आपको पता होना चाहिए। अभी देखिए इकोनॉमी की ही बात हो रही है, हम देख लिए, हम बजट देख लिए, 5 ईयर प्लान देख लिए, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट भी देख लिए, और हमने अभी देखा है इंडिया का मतलब इंडिया या फॉरेन का रिपोर्ट देख लिए। अब हम चलते हैं गवर्नमेंट स्कीम भी देख लिए हम। अब बचा है क्या, सेंसस बचा है दोस्तों। बट सेंसस जो है 2011 का है, इससे मतलब 2011 का मतलब सारा क्वेश्चन मतलब जितने भी एग्ज़ाम हुए अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए, सारा क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है कि अब यहाँ से क्वेश्चन बनाना बहुत ही टफ, क्वेश्चन बनाना बहुत ही टफ है उनके लिए। तो सेंसस आप बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा इसमें, मैं तो कहूँगा आप मोटी मोटा ऊपर से सब कुछ पढ़ लीजिएगा, बट बहुत डीप जाकर के सब कुछ मत पढ़िएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन रिवील हो चुका है इसमें का, सब लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। बट आप अगर बिगिनर हो तो आप सेंसस को थोड़ा सा लाइट रूप में पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने का संभावना बहुत कम है, और अगर आएगा भी तो ऐसा आएगा कि आप अगर थोड़ा सा भी पढ़ोगे तो आप आराम से कर जाओगे। तो सेंसस से देख लेना है। उसके बाद हमें देखना है इकोनॉमी का फेमस जो टर्म है, ओके, जीडीपी, जीएनपी, ये सब जो टर्म होते हैं। उसके बाद इकोनॉमी में दोस्तों एक कर्व होता है, जैसे कि इकोनॉमी कैसे मतलब कोई भी चीज़ नापता है कर्व से, कि कितना उठा, कितना गिरा, कैसे चल रहा है, सीधे चल रहा है कि नीचे चल रहा है, इकोनॉमी ऐसे ही ना नापता है। तो कितने तरह का कर्व है, ओके, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि गिनी कर्व है, लॉरेंज कर्व है, फिली कर्व है, ये आपको पता होना चाहिए, ओके, कि ये इससे किससे क्या रिलेटेड है, किस चीज़ से संबंधित है वो, ओके। चलिए, ये हो गया हमारा इकोनॉमी का। अब हम चलते हैं अपने अगले सब्जेक्ट पे, जो कि हमारा अगला सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट, ओके। इन्वायरमेंट, इसमें हमें क्या क्या मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पे फेमस जिस पे ध्यान देना है वो है दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान देना है पॉल्यूशन, ओके। पॉल्यूशन के बारे में कि कौन कौन सा गैस होता है, जैसे ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन लेयर के बारे में आपको ध्यान देना है कि ओजोन लेयर का कैसे क्या है, क्या से क्षरण होता है, ये आपको ध्यान देना है पॉल्यूशन के बारे में। और इन्वायरमेंट में ये आता है आपका क्या, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, उसका लोकेशन क्या है, वहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, ओके। और उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और अगर उससे कोई आसपास में नदी गुजर रही है तो भी आपको पता होना चाहिए कि मतलब इस वाइल्ड लाइफ से ये नदी गुजर रही है, या फिर इस नदी पे कौन सा ये वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या फिर नेशनल पार्क है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और किस राज्य में है ये तो अच्छे से आपको पता होने ही चाहिए। उसके बाद रामसर साइट, रामसर साइट, ये बार बार न्यूज़ में आता रहता है कि प्रेजेंट टाइम में हमारे देश में कितने रामसर साइट हो चुके हैं, हाल ही में कौन कौन सा खोजा गया है। तो ये रामसर साइट में वही मतलब साइट इंपॉर्टेंट होते हैं जो हाल ही में खोजे गए होते हैं, 6 महीना साल भर में, ओके। और आपको ये ध्यान देना होता है कि अच्छा खोजे गए 2-3, अब प्रेजेंट टाइम में कितने हो गए हैं, ओके। तो आपको ये भी ध्यान देना है अभी हाल ही में 3 खोजे गए हैं नए, और टोटल इस समय हो चुके हैं 85 क्या रामसर साइट हमारे भारत में, ओके। उसके बाद आपको अगला क्या, पॉल्यूशन हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, नेशनल पार्क हो गया, रामसर साइट हो गया। अब इसमें बचा है दोस्तों समिट, इन्वायरमेंट में समिट बचा हुआ है। जो जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड फेमस समिट हुई है, जैसे कि अभी हमने बताया अभी अर्थ समिट हुआ है, और अर्थ समिट हुआ, फिर उसके बाद एक एजेंडा 21 आया है, वो क्या है ये आपको पता होना चाहिए। और कौन कौन सा कन्वेंशन हुआ है, कौन कौन सा कन्वेंशन हुआ है ये भी आपको पता होना चाहिए। और कौन कौन सा प्रोटोकॉल, कौन कौन सा प्रोटोकॉल डिसाइड हुआ है, जैसे कि नगोया प्रोटोकॉल, कार्टेजना प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली। तो ये आपको सब पता होना चाहिए किस सन में हुआ था, क्या उसका लक्ष्य है, क्या हमें कम करना है, क्या चीज़ मतलब ख़त्म करना है उस प्रोटोकॉल के माध्यम से, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे ये जो है एस डी जी जो 17 है, ये 17 के आपको नाम अच्छे से पता होना चाहिए कि 17 ये कौन कौन सा है, ओके। आपके एग्जाम में आ सकता है कि 5वें पे कौन है, 6वें पे कौन है, 10वें पे कौन है, 12वें पे कौन है, पहले पे कौन है। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है, ये भी आपको पूछ सकता है कि कितने हैं, 17 है, ओके। और सब 17 में भी पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका इन्वायरमेंट में
दिवस जो होता है, अगर आप दिवस जब भी आप पढ़ाओ आप दिवस, तो दिवस पे ध्यान दो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कितने दिवस हैं, तो वो सारे दिवस आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये भी ध्यान दीजिए कि अगर कोई फेमस दिवस मनाया गया हो पिछले 3 महीने में, 6 महीने में, तो उसका थीम क्या रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिवस जो है वो उसका थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसका थीम क्या रहा है। उसके बाद इन्वायरमेंट में आप चलिए आगे, फॉरेस्ट रिपोर्ट। फॉरेस्ट रिपोर्ट में क्या आया है, किस राज्य में कम हो रहा है, किस राज्य में फॉरेस्ट बढ़ रहा है, प्रेजेंट टाइम में कितना परसेंट है, लक्ष्य कितना परसेंट का है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, कि किस राज्य में ज़्यादा है, किस में कम है, जनसंख्या के बारे में अच्छे से आप उसके रिपोर्ट जो है वो पब्लिश जो अभी हाल ही में हुआ हो, वो आप सबसे लेटेस्ट जो रिपोर्ट हो वो आप देखा करिएगा। ओके, उसके बाद अगला देखिए, टाइगर सेंसस। टाइगर सेंसस, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर है, कहाँ पे ला करके रखने की बात हो रही है, किस कितने टाइगर की, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए टाइगर सेंसस के बारे में। ओके, फेमस जो है इन्वायरमेंट में ही प्रोजेक्ट है, जैसे कि टाइगर प्रोजेक्ट है, एलिफेंट प्रोजेक्ट है, इस टाइप के जो प्रोजेक्ट हैं इन्वायरमेंट में वो आपको पता होना चाहिए कि किस सन में हुआ था। ओके, और एक और चीज़ भी मैं बोल रहा हूँ, एक्ट। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने एक्ट बने हैं ये आपको पता होना चाहिए। ओके, कितने एक्ट बने हैं इन्वायरमेंट में, किस सन में बने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अगले पे, जो कि हमारा है साइंस। साइंस में दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है बायोलॉजी पे, और उससे कम फिजिक्स में और केमिस्ट्री में करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं फिजिक्स में। ओके, फिजिक्स। फिजिक्स में आपको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट आपको ध्यान देना है, यानी कि जो यूनिट होता है ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि कौन से साइंटिस्ट हैं और उन्होंने कौन सा इन्वेंशन किया है, यानी कि कौन सी खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई है, ये आपको ध्यान देना है। और उसके बाद आपको ध्यान देना है कि इसरो या नासा का जो भी स्पेस मिशन है उसमें उसका क्या क्या बारीकियाँ है, कि कौन सा मतलब लैंडर जा रहा है, रोवर जा रहा है, उसका नाम क्या है, उसका उसका फंक्शन क्या है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये आपका इसमें आ जाता है फिजिक्स में, साइंस के सब्जेक्ट में। ओके, ये हो गया बस। उसके बाद आप चलिए हमारे इसमें केमिस्ट्री में। फिजिक्स केमिस्ट्री तो बहुत ही कम आता है क्वेश्चन, तो इसलिए आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। देखिए केमिस्ट्री में भी आपको गैस, उसका गैस का क्या क्या मतलब उसका फंक्शन है ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से अयस्क हैं ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से धातु है और फिर कौन सा मिश्र धातु है, ये आपको सब अच्छे से पता होना चाहिए। तो अगर इसका आप कवर कर ले रहे हो फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो ये आपके लिए सफिशिएंट है। आपको ज़्यादा ध्यान देना है किसमें, बायोलॉजी में, यानी कि बायो में। बायो में दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि कौन सी बीमारी होती है और किस कारण होती है, बीमारी के बारे में। ओके, डिजीजेज। उसके बाद आपको ध्यान देना है सबसे ज़्यादा विटामिन के बारे में, कि किस विटामिन का कौन सा सोर्स है। ओके, और किस कमी से होता है कौन सा रोग, विटामिन सोर्स, किस कमी से कौन सा रोग होता है। ओके, अगला क्या आपको ध्यान देना है, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। और उसके बाद उसका जो ब्लड मतलब जो शरीर में हमारे ब्लड सर्कुलेशन होता है उसका सिस्टम क्या है, ये आपको अच्छे से जानना है। मतलब एक तरह से बायोलॉजी में आपको अपने शरीर के बारे में अच्छे से जानना है। जो मैंने अभी ऊपर बताया ना सारा सब्जेक्ट पढ़ने का तरीका, उसमें हमने लास्ट में क्या बताया, आपको बायोलॉजी इसलिए पढ़नी है कि आप अपने शरीर के बारे में अच्छे से जान पाओ, क्योंकि अंततः हमारा शरीर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, शरीर के साथ साथ आप प्लांट के बारे में भी पढ़ सकते हो। प्लांट के बारे में जो ये क्या है, फिजियोलॉजी है, वो आप पढ़िए। जैसे कि जाइलम के बारे में पढ़िए, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़िए। और इसमें आप एक और चीज़ और पढ़ सकते हैं, एग्जाम में आता है कि टमाटर या फिर आलू ये जड़ है कि तना है, ये आपके एग्जाम में आता रहता है, तो आप इस पर थोड़ा फोकस कर सकते हो। और इसके लिए साइंस के लिए आप सारा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद लास्ट में आप लुसेंट उठाइएगा। लुसेंट में जो जो चार्ट बना हुआ है वो आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा, तो वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट हो जाएगा। ओके, तो ये था पूरा हमारा पीसीएस के सब्जेक्ट का सब पार्ट, क्या क्या हमें पढ़ना है। उसके बाद लास्ट में आप आ सकते हैं अपने यूपी स्पेशल पे। यूपी स्पेशल के लिए दोस्तों जैसे आपने अभी हिस्ट्री पढ़ा है तो आपको यूपी के हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो तो यूपी के ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या क्या है। इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए कि इसका इकोनॉमी क्या है यूपी का। मतलब जितने सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो पूरा उसका यूपी में क्या क्या है कैसे है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यूपी में और क्या क्या फेमस हो जाता है, जैसे कि हाल ही में जो
स्कीम निकाली गई है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, और बजट हमने बताया ही है, इकोनॉमी में आप पढ़ लोगे, बजट और सर्वे पढ़ लोगे उसमें। और अगर कोई नया नेशनल पार्क बना है यूपी में तो वो आप देखोगे। कोई अभी फेमस जो पर्सनालिटी है जो अभी बनी है, या फिर जो जिसका फेमस यूपी से थे उनकी डेथ हो गई है, यानी कि पर्सनालिटी यूपी की, ये आपको पता होना चाहिए। यूपी का जो फोक डांस है वो पता होना चाहिए। उसके बाद यूपी में कौन कौन सा ट्राइब है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि किस ज़िले में कौन सा ट्राइब है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। और फाइनली आपको यूपी के एग्रीकल्चर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये फेमस चीज़ें हैं यूपी के बारे में। और साथ ही साथ आप जो सब्जेक्ट पढ़ोगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, तो इसका जो यूपी से जो कनेक्ट हो सकता है ये आप उसको अच्छे से पढ़ोगे। तो ये हो गया टॉपिक का सब टॉपिक सारा। ओके, तो हमें लगता है कि टोटली हमारा, आप अगर काउंट किए होगे या फिर काउंट करोगे, तो ये लगभग हमारा 60 टॉपिक आएगा। इतने आपको पढ़ करके जाने ही जाने हैं। उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें कुछ पढ़ पा रहे हो तो सो फार सो गुड है। अदरवाइज आप इतने तो ज़रूर कवर करके जाओ। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप नया नया तैयारी में आए हो, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, तो जो जो मैंने सब्जेक्ट बताया है और जिस सब्जेक्ट का जो जो टॉपिक बताया है, बस आप उतना करके जाओगे तो हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है 150 क्वेश्चन आता है टोटल। ओके, हमें किसी तरह से 115 से 120 क्वेश्चन करना है। ओके, 115 से 120 सही करना है। कट ऑफ मान लीजिए अगर बनता है 100, मान लीजिए 105 बनता है, तो आप उतना लेकर के नहीं चलोगे ना। आप उससे हमेशा जितना भी कट ऑफ बनता है उससे आप 10 से 12 नंबर प्लस सोच कर ही चला करो, क्योंकि आप उतना ही सोच कर चलोगे तो आप उससे कम आ जाओगे। ओके, इसलिए कहते हैं कि आप अपना एम हमेशा हाई रखो, गिरोगे तो भी आप अच्छे पोजीशन पे अटके रहोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और जितने भी हमने विषय बताया है उस सब विषय को हम अपने चैनल पे हमेशा, मतलब डेली कवर करते रहते हैं। ओके, तो अगर आपको हमारे चैनल से पढ़ना है, जानना है, तो आप हमारे चैनल पे विजिट करिए, देखिए हम कैसे कैसे वीडियोज़ में डालते हैं। और मतलब श्योर शॉर्ट है, जैसे हम बताते हैं, समझाते हैं, वो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं फ़ायदा देगा। एक टाइम टेबल बनाइए दोस्तों, उस टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करिए। अगर आप टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हो तो आप हमसे कमेंट करिएगा, मैं आपको दिन भर का क्या क्या कैसे आप पढ़ सकते हो एक बहुत ही अच्छा सा, जो कि मुझे लगता है कि सारे लोगों के लिए सूटेबल होगा, वो मैं टाइम टेबल बता दूंगा आपको वीडियो बना करके। अगर चाहिए होगा तो कमेंट करिएगा। ओके, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। जैसे भी आप कंडीशन में हो, आप प्लीज़ एक हल्का सा स्माइल देकर देखिए। आप मैक्सिमम तनाव को आप वैसे ही दूर कर लोगे खुद से ही, एक हल्का सा स्माइल दे करके। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।